तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, मेरे साथ हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रात का जिस वक्त अगर 8:30 बजे का वक्त है, हरीश रावत क्यों धरने पर बैठे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। रावत जी, क्या वजह है? रात के 8:30 बजे हैं, कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, शीतलहर जैसा माहौल है, फिर आप धरने पे बैठे रहे। आपने कहा है कि आप आज दोपहर से बैठे हुए हैं, कल दोपहर तक यानी 24 घंटे धरने पर रहेंगे। अंकिता भंडारी के जस्टिस की डिमांड आप कर रहे हैं, क्या आपका क्या कहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी का जो बलिदान है वो उत्तराखंड के अस्मिता के, इसके सम्मान की रक्षा के लिए, जिन बातों के लिए, जिन मूल्यों, मान्यताओं के लिए राज्य बना, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, हमारी आध्यात्मिकता, उसको भोग संस्कृति में बदलने की जो कोशिश मंथर रिजॉर्ट में हो रही थी, ये उसके खिलाफ उसका निर्णय था। और उसने अपनी जान गंवा करके भी इस वीआईपी को विशेष सेवा देने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हो गई। हत्या में केस को रजिस्टर करने में हील हवाले होती है और उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, मृतका के शरीर को निकालने में कई दिन लग गए सरकार को। चिल्ला झील से सबको मालूम था और वहीं मिली। वहाँ मोबाइल एक आध एक्यूज का आज के दिन भी वही है, उसको रिट्रीव करने की कोई कोशिश ही नहीं की। उस पर कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते थे। सीसीटीवी कैमरा जो रिजॉर्ट में लगे थे वो नष्ट कर दिए गए। अगल बगल के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरा सब नष्ट हुए थे, जिनको ये साक्ष्य नष्ट करने दिए गए। रिजॉर्ट में बुलडोजर फिराया गया। बगल के फैक्ट्री में जो उससे जुड़ी हुई थी, जहां आग लग गई, वह एक बार नहीं 2 बार पुलिस के द्वारा शील्ड फैक्ट्री में आग लग जा रही है। षड्यंत्र की बू आती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का अपने सरकार पर विश्वास था, क्योंकि बेटी का सम्मान पार्टियों से, राजनीति से बड़ा होता है। और ये तो उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए बेटी के बलिदान का सम्मान था, तो उसमें कहीं राजनीति थी नहीं। हमको मुख्यमंत्री में विश्वास था, मगर दुर्भाग्य से सरकार की तरफ से विधानसभा में एक बयान आता है, कहा जाता है कि कोई वीआईपी नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, हाँ, कोई वीआईपी नहीं था। वो वहाँ पर जो है एक वीआईपी कक्ष है जिसमें आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वीआईपी। तो वो कौन आने वाला था? आप ये तो बता सकते हैं, वो आने वाला कौन था? वो उस वीआईपी कक्ष में कौन रुकना चाह रहा था? हाँ, वो बताए कौन रुके थे, उनका नाम दे दे, ताकि लोग भी पहचान सकें कौन चेहरे हैं। क्यों नहीं बता रहे आप? किसको छिपा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, धामी सरकार तो छुपा रही है? बात यह है, अंकिता ने बिल्कुल स्पष्ट अपने संदेश में जो 2 लोगों को दिया, उनमें कहा कि एक वीआईपी आने वाला है कल, और मुझसे कहा जा रहा है उसको विशेष सेवा देनी है, और इस रिजॉर्ट में सब कुछ अच्छा नहीं है, और मैंने इनकार कर दिया है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो ये एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन जैसा ही है, माने रखता है। लेकिन यहाँ उसको झुटलाते हुए सरकार की तरफ से सदन के पटल पर बयान आता है। बयान कहता है कि कोई वीआईपी नहीं, बल्कि वीआईपी कक्ष है, उसमें रुकने वाले को वीआईपी कहा जाता है, ताकि बचाव पक्ष को एक महत्वपूर्ण तर्क मिल जाए आगे आने वाले दिनों के अंदर, कि जिसके जरिए साक्ष्य कमजोर हो सके। बुलडोजर से लेकर के इस बयान तक, यानी कि अंकिता बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, और हमारी बेटी जो छावला, जो गैंगरेप की जो पीड़ित रही है, किरण बेटी, उसको आप न्याय दिलाना चाहते हैं। और भी पहाड़ की बेटियों के साथ आपने कहा कि जिनके साथ भी गलत हुआ, उसको लेकर आप बैठे। क्या आपको लगता है कि सरकार को, क्योंकि लोग उद्वेलित तो हुए, ये सही है, पूरा पहाड़ की आत्मा उद्वेलित हुई अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद, लोगों को लगा कि बहुत गलत हुआ है। क्या आप लगते हैं युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको किस तरह से आप एक सलाह मशवरा भी देना चाहेंगे कि संभलें, किस तरह इस मसले को टेकअप करें? अब तक जो हुआ है वहाँ गलतियाँ हुई, क्या इस पर क्या होना क्या चाहिए, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? मुद्दे ऐसे होते हैं तो राज्य के मुद्दे होते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में दूसरों में जो गड़बड़ें हुई,
वो राज्य का मामला था। एक गलती जो पहली विधानसभा से लेकर के अंतिम विधानसभा तक हुई, वो राज्य की सामूहिक जो है गलती थी। इसमें मैं आना चाहता हूं, अंकिता बेटी में मैं चाह रहा था उसमें करें, मैं विधान वही कह रहा हूँ, उसको सुधारने का मामला था। हाकम सिंह सारे राज्य का सामूहिक दोषी था, ठीक है, लेकिन भाजपा ने उनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, सुधारा नहीं, इसलिए उसका खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है, पूरे राज्य को भुगतना पड़ा, पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ा। उसी तरीके से अंकिता जैसे प्रकरण भी ऐसे ही प्रकरण है। ये चीन के अंदर, चीन जो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहा है अंदर और इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रहा है, वो सारे देश का सवाल है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संसद में बहस करो, चाहे क्लोज डोर बहस करो, चाहे आप तो विपक्ष के नेताओं से तो परामर्श नहीं करना चाह रहे हैं स्थिति के विषय में जो है। तो ये भाजपा की नीति है, इसमें मैं धामी जी को दोष नहीं दूंगा। जब उनके अग्रज लोग ही विपक्ष को विपक्ष समझते ही नहीं, वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं, ये कहाँ से, हम इनको क्या जानते हैं, जनता ने तो हमको विश्वास दिया है, ये हरीश रावत किस थैली का चट्टा बट्टा है। जब ये भावना हो तो इस भावना के साथ इन ऐसे मामलों का समाधान कैसे निकलेगा। और नहीं तो मैंने कहा ना कि सामूहिक, हम तो मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे कि कब्र के अंदर भी वो वीआईपी होगा, तो मैं मुख्यमंत्री पद गंवा सकता हूँ, लेकिन मैं उस वीआईपी को छोड़ नहीं सकता। तो उस दिन हम साबस जो है पुष्कर सिंह धामी, तुमने अपने कुल देवता के साथ न्याय कर दिया, कहेंगे भाई। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री धामी बार बार कह रहे हैं कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाएंगे, जो भी होगा पूरी जांच कराएंगे, दूध का दूध करेंगे, परिवार को भी आश्वस्त किया। तो सर तो मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं, लेकिन ये फिर शंकाएं क्यों उठ रही हैं? इन शंकाओं का समाधान क्या है? और जो घटनाक्रम है साक्ष्य नष्ट करने के, वो क्या कह रहे हैं? क्या इससे एक विश्वसनीयता का सवाल पैदा नहीं होगा? इस पर भी तो मुख्यमंत्री को गहराई से विचार करना चाहिए। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि हम इन चीज़ों पर उस गहराई तक जा ही नहीं रहे। मेरा उनका दर्द तन्हा है, मेरा दर्द जमाना है। मुझे बहुत, मैं भगवान की कृपा से इस यात्रा में जितना फल पा चुका हूँ, उस यात्रा के लिए उनको अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई कामना नहीं है। मगर मेरे राज्य के अंदर कुछ ऐसा हो जो हमारे राज्य निर्माण की मूल भावना पर चोट करता हो, तो हरीश रावत शमशान घाट से भी लौट करके आएगा और आवाज़ बुलंद करेगा। अच्छी बात है अंकिता बेटी के लिए, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जब आप विधानसभा में भर्तियों का जिक्र करते हैं, आपके बगल में कुंजवाल साहब भी बैठे हुए हैं, वो स्पीकर थे, उन पे भी इसके आरोप हैं, तो आप इसमें आपने कभी कुंजवाल साहब से मुख्यमंत्री रहते क्वेश्चन नहीं किया? आज जब रितु खंडूड़ी ने स्पीकर होते एक्शन लिया है, जब भले ही प्रेमचंद अग्रवाल के रिजीम और कुंजवाल साहब के रिजीम पे एक्शन लिया हो, लेकिन एक शुरुआत तो की है। आप लोग कह रहे नहीं साहब 2000 से शुरू करिए, अरे 2016 से लेकर 2021 तक के तो एक्शन लिया ना आप लोगों ने। तो गड़बड़ी होने दी, आपने गड़बड़ी होने दी, बाकी लोगों ने गड़बड़ी होने दी, आप रितु खंडूड़ी उसको सफाई कर रही, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। क्या हरीश रावत नारायण दत्त तिवारी जी से ज्यादा नियम कानून संसदविद था? हम ये नहीं कह रहे, अंतरिम सरकार से ये गड़बड़ी शुरू हो गई। को संसदीय ज्ञान और विधि विज्ञान का जो है भाजपा ने कहा कि ये तो साक्षात जीवांत रूप हैं, प्रकाश पंत जी आज स्वर्ग में विराजमान है, हरीश रावत, क्या उनसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी किसी ने बताया? और कभी हरीश रावत ने दावा किया? हरवंश कपूर जी से ज़्यादा निष्पक्ष साफ सुथरा, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल जरा सा मेरे घर के अगल बगल राजनीतिक यात्रा हमने साथ साथ शुरू की, तो वो मेरे साथ लगातार बने रहे, इसलिए जो है उनके जुए भी लोगों को भैंस के समान दिखाई दिए। सवाल जुए का नहीं रावत, जिस पर कुंजवाल जी का भी एक अलग इंटरव्यू कर लूं, लेकिन मर्जी की नौकरी कुंजवाल जी ने तो बांटी है ना, ये तो सच है। मैं हरवंश कपूर से ज्यादा किसी की ईमानदारी की कोई सौगंध खाता? उनके समय भी गलत हुआ है, तो कौन मना कर रहा है? एक बात प्रकाश पंत जी के समय में वहाँ भी गलत हुआ है, और यशपाल आर्य के समय भी गलत हुआ, जिनको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, आर्य जी के समय भी गलत हुआ है, और हरवंश कपूर जी के समय में भी गलत हुआ। हाँ? जब ईमानदारी के साक्षात मूर्तिमान रूप हमारे खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय भी गलत हुआ है। और यदि कुछ जो है हरीश रावत, जिसके विषय में
भाजपा के लोग निरंतर कई तरीके का आरोप लगाते रहे हैं, तो भाई उसी पर क्वेश्चन क्यों? नहीं, सिर्फ हरीश रावत ने, प्रेमचंद अग्रवाल पे भी क्वेश्चन है ना। नंबर 2, फिर भी इसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हरीश रावत के समय में जो नियुक्तियाँ हुई, उन नियुक्तियों को करने से पहले हमने नियमावली बनाई, एक नियमावली के तहत नियुक्तियाँ करवाई, नियमावली के तहत काम हुआ। सर, नियमावली यही थी ना कि मैं कुंजवाल जी के पास गया, सर आपने निकाला है, बोल हाँ ठीक, आपकी मर्जी कौन सी की है, आप मर्जी पे एक अर्जी बना के दे दीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे। ये तो हुआ ना सर, कि मैं 12वीं पास हूँ साहब, 12वीं के लायक नौकरी तो मुझे दे दीजिए। वो सारी जो एप्लीकेशन मीडिया में आई उनमें यही तो था कि साहब मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन के लायक कोई उपयुक्त नौकरी समझे आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा ठीक है साहब, हमने इसके लायक अब समझो, दे दी हमने आपको। स्टैंडर्ड अर्जियां सब ये स्टैंडर्ड था, सभी कार्यकाल में यही पड़ी। हाँ, यही सब में हुआ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप बच तो नहीं सकते। एक नियमावली बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का काम था, दायित्व था। तो सब चीजों को केवल हरीश रावत तो नहीं देखा। नहीं, हम हरीश मैंने नियुक्तियां क्यों पैदा की? मैंने तो 32,000 नियुक्तियां पैदा की। क्या वो सब आपके समय नौकरियां हुई, पुलिस की भर्ती भी हुई है, सही बात है, कौन इससे इनकार कर रहा है? हरीश रावत के समय ज्यादा भर्तियां हुई कंपैरेटिवली पिछले 5 साल के मुकाबले, हम कह रहे हैं 5 साल, लेकिन ये भी तो सच मानिए ना। अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, वो टोटल मिला करके उतना मैंने 3 साल के अंदर, ठीक है, लेकिन आपके समय में कुंजवाल साहब ने वो अर्जी वाली मर्जी वाली नियुक्ति की ना, फिर ये भी तो मानिए ना, त्रुटि हो जाएगी तो उस सर मीठा को लेकर के गप कड़वा कड़वा थू थू कैसे होगा सर? दोनों चीज मानेंगे ना। तो कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, बिल्कुल यही कह रहे हैं, युवा लड़के जो आज प्रोटेस्ट करते हैं, जिनका हम रिएक्शन ले, तो कहते हैं कि रावत जी की सरकार में ताबड़तोड़ भर्तियां हुई। ये सच है, वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं। हाँ, लालचंद जी, हमारे कार्यकाल में ही सिस्टम भी बना, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मेडिकल भर्ती बोर्ड, शिक्षा भर्ती बोर्ड, जो यूके ट्रिपल एससी भी आपके समय बना, और रावत जी, आरबीएस रावत जी जिनको आपने अध्यक्ष बनाया, वो आज जेल में बैठे हुए, ये भी तो आपके समय हुआ ना। कई घर जो है मकान कई शिल्पी बनाते हैं, यदि मान लिया एक आध जगह चौखट पर सर लग जाए, चौखट गड़बड़ हो तो मकान तोड़ दिया जाता है या उस शिल्पी के हाथ काट दिए जाते हैं। क्या लालचंद जी की समझ यही कहती है? इतने साल की पत्रकारिता के बाद, इतने साल के बाद मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तर्क उठाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपके पत्रकारिता जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं गई होगी जो आपके चैनल के इंटरेस्ट के खिलाफ गई होगी? और गई होगी तो यदि आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आप पर आरोप लगा दिए जाएंगे, आपकी ईमानदारी पर संदेह कर दिया जाएगा, तो लालचंद की आत्मा क्या कहेगी? आज जिस हरीश रावत ने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी पर लगाया, 18,000 नौकरियां सृजित की राज्य के अंदर, उसका ये जितनी सब्सिक्वेंटली आज भी जो कॉल हो रहे हैं, ये वही अध्याचन है जो मेरे समय में अध्याचित हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि जो बेरोजगार बच्चे आज जो प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि हरीश रावत जी की रेजिम में कई भर्तियां हुई, जो उबड़ खाबड़ रास्ते में दौड़ेगा, ठोकर उसी को तो लगेगी। जो घर में जो है सोफे में बैठा रहेगा, उसको थोड़ी ठोकर लगेगी। सर, आप लोग हम चले, हमने चुनौतियों को स्वीकार किया। और यहाँ भी एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैंने स्पीकर महोदय के पास गया, मैंने इनसे कहा कि भाई मुझको सबसे पहले चाहता हूँ मैं कि भराड़ी सैंड के अंदर आप सचिवालय खोलिए, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का। इन्होंने कहा साहब ये अभी इतने शॉर्ट पीरियड में तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मैंने कहा आप नहीं भर्तियाँ करिए, और कितने लोग भराड़ी सैंड रहे सर? कितने दिन भर्तियां की? उनमें से 47 लोग, 47-48 विधानसभा देहरादून बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आज भी खुजवा लीजिएगा, ये सारे प्रकरण निकलने से, मैं कह रहा हूँ सब नहीं गए होंगे, लेकिन लोग गए, इरादा, इससे वो नहीं गए तो ये उनकी भूल है, इसीलिए तो सजा भुगत रहे। और यदि गए होते तो तर्क उनके साथ खड़ा तो उसका तो आप वेलकम नहीं कर रहे ना, तो उस सजा का तो वेलकम नहीं कर रहे। आप कह रहे साहब पहले तो प्रकाश पंत वाले का हिसाब दीजिए, हरबंश कपूर वाले का हिसाब दीजिए, यशपाल आर्य वाले कार्यकाल का हिसाब दीजिए। न्याय विभेदकारी नहीं होता। क्या आपको लगता है कि स्पीकर को इस न्याय में विभेद है? हाँ, ये भी एक प्रश्न है, जांच कमेटी, आप प्रश्न हम भी मानते हैं कि 2016 से पहले की आपके सवालों के जरिए, तो भले वो परमानेंट हो गए, आपके सवालों के जरिए प्रबुद्ध उत्तराखंड से एक सवाल करना चाहता हूँ। जो कमेटी को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से गठित किया हुआ बताया जा रहा है, उस कमेटी ने कहा प्रारंभ से ही
अवैध नियुक्तियां हुई हैं। ठीक मैं बात। अवैध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। विधिविहीन हाँ, नियुक्ति का विधि, कर रहा ठीक हूँ। जबकि केवल 2014 के अंदर जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां जो है नियमावली बना करके हुई। उन नियुक्तियों से पहले स्वीकृति ली गई, मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली गई। ये ऐसा नहीं है कि नियुक्ति करने के बाद में बाय सर्कुलेशन अनुमति ली गई हो और जब मुख्यमंत्री दूसरे अवतार में आते हैं तब ली गई हो, जब आप वित्त मंत्री बनते हैं उस अवतार में ली गई हो। नंबर 1। नंबर 2, जब एक गलती कंटिन्यूएशन में हो रही है, लगातार हो रही है 2001 से, तो आप बीच में रेखा क्यों खींच रहे हैं? वो कह रहे वो स्थायी हो कहिए, गए, वो स्थायी हो गए, अस्थायी थे। एक बात, कोई नकली सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी पाता है, हाँ, तो उसकी पेंशन भी रिकवर कर लेते हैं। मैं खुद इस चीज को मानता हूं कि ऋतु खंडूड़ी स्पीकर महोदया को सोचना चाहिए, बुनियादी गलत होगी कि अगर पेंशन आने के बाद भी जो हम रिकवरी कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सही है, ये तर्क सही है। हम इसका, मैं तो इसको कम से कम, मैं पर्सनली तो इसका समर्थन करता हूं कि आपको एक्शन, पर्सनली क्यों? हाँ, मेरा मानना है जो है, हाँ, ये मजबूत तर्क है कि आपको, हाँ, ठीक है, प्रबुद्ध समाज का तर्क है। हाँ। तो आप किस आधार पर जो है उससे पहले वालों को केवल इसलिए कि वो स्थायी, यदि वो अवैध नियुक्तियां हैं, अवैध तो अवैध है, अवैध तो अवैध है। नंबर 3, उन पर तो कार्रवाई, जो बच्चे, अरे ये तो उत्तराखंड का गरीब है, इसको तो कहीं बहुत धूल में भी नौकरी दिखाई देगी तो वहां से भी उठाएगा। ये अच्छा तर्क आप सर, ये तर्क आप अच्छा अपनी सुविधा का गाड़ रहे हैं सर। हम सिस्टम बनाएंगे ना सर, हम सिस्टम बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी। हाँ, आप कैसे मान लेंगे कि 150, 200, 228 बच्चे ही गरीब हैं उत्तराखंड के तो ऐसे 28,000 बच्चे मिल जाएंगे आपको। 10 लाख बच्चे तो सूचना इसमें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत है। हमने उन सब की चिंता तो नहीं की, 228 की चिंता करी हमने 32,000 की चिंता की। हमारे समय में जो है 32,000 नियम के साथ बच्चे नौकरियां कर रहे हैं ना सर। जितने लोग बेरोजगार के तौर पर बेरोजगार दफ्तरों में जमा थे, उन सब के लिए हमने टोटल मिला करके जो 52,000 हमने अध्याचन किए, उन अध्याचनों में वो सब कवर हो रहे थे। रावत जी की सरकार में नियम सम्मत जिनको नौकरियां मिली वो आज नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं उनको। लेकिन रावत जी के समय या फिर बाद में प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर, तो जो गलत हो तो गलत पे एक्शन हो गया। नहीं, आप तर्क को यहाँ तक क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, हम मानते हैं, यहाँ तक क्यों नहीं जाने दे रहे हैं कि एक गलत नियुक्ति हुई, एक जरूरतमंद लड़के ने तो उसको उठा लिया क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। करप्ट प्रैक्टिस का फायदा एक जरूरतमंद बच्चे ने, जिसके संपर्क थे हरीश रावत जी से, गोविंद सिंह कुंजवाल जी से, प्रेमचंद अग्रवाल, तो उन्होंने वो नौकरी हासिल कर ली। इसको ऐसे क्यों नहीं कहना चाहिए? ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान करे उनको साहस दे कि वो। सर ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। सब उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बेटे भी हैं। बताइए तो फिर आप। उनके लिए कोई, मैंने पहले ही कहा, प्रेमचंद अग्रवाल आरएसएस के फंक्शनरीज को लगा रहे हैं, कुंजवाल जी अपने बेटे बहू को लगा रहे हैं, फिर उनको हम कहिए उत्तराखंड के जरूरतमंद थे, बच्चे थे, बिल्कुल मिट्टी में थे, इनको नौकरियां दे दी हमने। ठीक कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें मैंने पहले ही कहा जिनका कोई नैतिक आधार नहीं है। यस, मैंने कहा इन नियुक्तियों का कोई नैतिक आधार नहीं। सॉल्यूशन उसी के चारों तरफ था इन नियुक्तियों का। विधानसभा को बैठ करके जिन नियुक्तियों का नैतिक अधिकार नहीं था, उन सब नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश करनी चाहिए थी। नैतिक अधिकार उन नियुक्तियों का नहीं था जो नियुक्तिकर्ताओं के निकट थे, जो सशक्त लोगों के, यहाँ मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार, नातेदार। ठीक, सही बात है। एक मुख्यमंत्री नहीं, हरीश रावत ही ऐसा दुर्भाग्यशाली मुख्यमंत्री है। हाँ, तो इसको सब लोग कह रहे हैं हरीश रावत जी के नाते नहीं, सही बात है। आपके अदालत में खड़े होकर के कह रहा है कि मेरा कोई परिवार, मेरा कोई निकटस्थ, क्या बेरोजगार नहीं है? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है। तो एक बात, तो क्यों न तो आपने उन पर कार्रवाई करने की बात कही, उनकी निंदा तक नहीं की कि जिन लोगों ने गलत नियुक्तियां की उनको तो आज भी आपने मंत्रिमंडल में शोभायमान कर रखा है। हाँ, प्रेमचंद अग्रवाल पे एक्शन होना चाहिए। हमें तो लगता है कि जो आदमी पिछली सरकार में स्पीकर रहते हुए गलत काम कर रहा है, इसी सरकार में वो संसदीय कार्य मंत्री कैसे हो सके? बड़ी विडंबना है, राजनीतिक विडंबना है हमारे लिहाज से। तो कदम आगे बढ़ लेते हैं, हाँ, ताकि उसमें जो है सब लोग कुंजवाल जी को दंडित करना चाहते हैं तो कुंजवाल भी उस दायरे में आ जाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, कुंजवाल जी को दायरे में कहाँ ले, आप उनको बचा रहे हैं। अपनों को नियुक्त किया है या दूसरे प्रभावशाली लोगों के अपनों को नियुक्त किया है,
वो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप उनको निकाल नहीं सकते हैं तो उनकी निंदा तो होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी संस्था के जिसके आप सदस्य रहे हैं उसकी निंदा बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। यदि आ ही गई है बात, यदि भाजपा इतने बड़े नैतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, तो इनको नैतिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का क्या हक है? जिस पार्टी ने हाकिम सिंह दिए हैं, जिस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने उत्तराखंड के नियुक्ति सिस्टम को टेम्पर करने का काम किया है। RBS रावत कौन है? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जरा सा उस पृष्ठभूमि को खंगालिए। ये तो जिस पृष्ठभूमि के पर RBS रावत को लोग बिल्कुल साफ सुथरा नहीं सुनिए ना सर, RBS रावत को आपने पहला UKSSC का अध्यक्ष बनाया, फिर तीरथ सिंह रावत जी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने पिछले रिजीम में, तो उन्होंने उनको अपने प्रधान सलाहकार बनाया। तो उनके बैकग्राउंड को सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं जानते, लेकिन आपने भी उनको तवज्जो दी और बीजेपी ने भी तवज्जो दी भरपूर उनको। आज वो अंदर है जेल में। हम एक बात समझते थे और हमने क्योंकि कॉन्फिडेंस में दी गई राय को जो है डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। मैंने एक अपने मित्र से जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे उनसे राय पूछी और मुझसे उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बड़ा अनुभवशील है, और पृष्ठभूमि देखी तो मैंने ये सोचा कि ये व्यक्ति कम से कम भ्रष्ट नहीं। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार का पहला मामला आया हमने उसका इस्तीफा लिया। 6 महीने बाद इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, वो 6 महीने बाद समय अप्रैल का इस्तीफा सितंबर में एक्सेप्ट होता है। फिर आप मुझे बता दीजिए दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर बता दीजिए जो लगाते ही बता दे कि ये भ्रष्ट है या ईमानदार है। तो जब हमको सारे प्रमाण इकट्ठा कर लिए तो हमने उनसे कहा कि आपके सामने कोई वो नहीं है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप अप्रैल में इस्तीफा दे दीजिए, इसको सितंबर में 6 महीने बाद एक्सेप्ट करेंगे। सर ये भी तो हुआ ना, फिर ये भी तो सच है। इस्तीफा दिया उन्हें, जब हम विकल्प लाए तब हमने इस्तीफा स्वीकार किया। और हमने यही नहीं किया, हमने मुकदमा दायर करवाया। SIT हमारे समय में बनी और उसी ने हाकिम सिंह को दोषी पाया। और सवाल उत्तराखंड के लोगों ने, जिन लोगों के स्वार्थ अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस सवाल को दबा दिया कि उस हाकिम सिंह को FIR से बाहर किन सर्कमस्टेंसेस में किया। कंप्रोमाइज़ करवाने वाले कौन लोग थे? जो हाकिम सिंह उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रहा था, उसको बचाने के लिए कौन लोग आ गए? हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उनको बचाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उनके घर पे हेलीकॉप्टर उतारा गया। ये सारी बातें हमने तो कही है, कौन छुपा रहा है इस चीज को? सच है ये तो। जो दाग बीजेपी के दामन पे हो बीजेपी के दामन पे है, जो दाग कांग्रेस के दामन पे हो हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है। क्यों? हमारे दामन पे एक दाग है कि हमने हमेशा ये सोचा कि गरीब का अधिकार उसको मिलना चाहिए। यदि हमको मुख्यमंत्री बनाया है तो लोगों को नौकरी, काम देना, रोजगार देना हमारा फर्ज है। और कभी कभी जो है जब आप काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कोई गृहिणी जो है खेत करती है, खाद काटती है, रोटी भी बनाती है, कभी रोटी जल जाती है, कभी जो है उसका बनाया हुआ सब्जी का दाना जो है गलत निकल जाता है। तो ये काम करने की सज़ा यदि अपराध है तो उस अपराध को मैं चौराहे पर स्वीकार करने के लिए आप चौराहे पे कुंजवाल जी का बचाव करते हैं, बीजेपी चौराहे पे प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करती है, तो बचाव ही तो हो रहा है ना दोनों तरफ से। मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो आप लोगों ने कहा कुंजवाल जी एक्शन कर ले, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी एक्शन कर ले। मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ जिन नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है वो नैतिक बल नहीं है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने इस बात को कहा। नहीं, ये तो पुष्कर सिंह धामी जी भी स्पीकर रितु खंडूड़ी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि साहब दोषियों पे एक्शन लीजिए, लेकिन ये भी सच है कि वो फाइल उन्हीं के समय अप्रूवल हुई थी। ये तो बड़ी बनाए आप लोग कर रहे हैं ना कि आप कुंजवाल जी का कहेंगे नैतिक बल नहीं है, लेकिन कुंजवाल जी साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। वहाँ धामी जी कह रहे हैं कि रितु खंडूड़ी जी इन पे एक्शन लीजिए, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी आप हमारे बगल में बैठे कैबिनेट में। दोनों साइड से बड़ा गजब हो रहा है, मतलब पब्लिक तो देख रही है ना सर। आपका कोई कुटुंबीजन कोई गलती कर दे तो क्या जैसे उसकी गलती की बात आएगी तो आप उसकी गर्दन चॉप कर देंगे? नहीं, चॉप नहीं करेंगे ना, लेकिन इसको स्वीकार तो करेंगे ना, स्वीकार तो करेंगे, सुधरने का मौका देंगे। और कुंजवाल जी के खाते में एक बात तो जाती है, जिन विपरीत परिस्थितियों में हम वहाँ पर भराड़ी सैंड में सचिवालय स्टार्ट करना चाहते थे, वो भी तो एक उसका था। और आज तो जो है यदि ऐसी सब बातें नहीं हुई थी, यदि विधानसभा का सचिवालय वहाँ काम कर रहा होता तो 2 साल तक भराड़ी सैंड जो है
विधवा की मांग की तरीके से सूना नहीं रह जाता। ये भी सच है, बीजेपी वहाँ सत्र करने नहीं जा पा रही, इसके लिए बीजेपी की आलोचना हो रही सरकार की। इस धामी सरकार कटघरे में इस चीज को लेकर कुंजवाल ने भराड़ी सैंड के नाम पर जो है देहरादून में भर्तियां कर दी, देहरादून में भर्तियां कर दी, एक ही बात है, भराड़ी अपनों प्यारों की भर्तियां कर दी। सर ये भी तो सच है ना सर रावत जी। अपने कुल मिला के इस मसले में तो आप और बीजेपी दोनों पार्टियां एक ही जगह खड़े हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जब परंपरा राज्य के अंदर ऐसी चल गई कि अपनों को ही सबने बांटा, ठीक बात। आप देखिए जरा सा, पहले मुख्यमंत्री का कौन है, दूसरे का देखिए, तीसरे का देखिए, चौथे का देखिए, पांचवे का देखिए, आप जरा से देखिए तो सही, जरा उलट पलट करके दृष्टि कुंजवाल से जरा सा हटा करके भी तो देखिए। हम तो प्रेमचंद अग्रवाल और कुंजवाल दोनों को एक ही तरह से ले रहे हैं। यदि लोगों को एक व्यक्ति विशेष के फोबिया के जरिए कोई काम करेंगे तो हरीश रावत कायर नहीं है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरीश रावत फाइटर है, कौन मना? हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हरीश रावत तो पॉलिटिक्स के फिनिक्स बर्ड है, अपनी हैसियत से फिर पैदा होते हैं। के बगल में खड़ा होकर के कर रहा हूं कि उनकी नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं था। और मैंने पहले दिन जब मैंने इस प्रकरण पर मुंह खोला, उस दिन भी मैंने कहा था नैतिक बल नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूं इस प्रकरण का सॉल्यूशन मेरे उसी वाक्य में है। ये गरीब बच्चों की बलि से इसका सॉल्यूशन नहीं है। और इसकी आह जो है उत्तराखंड की विधानसभा को भी लगेगी, उत्तराखंड को भी लगेगी। हाँ। और ये मैं और कह रहा हूँ, एक कदम आगे बढ़ करके आप कुंजवाल जी के समय की नियुक्तियों को रद्द कर दीजिए, लेकिन उसके लिए दूसरे समय के जो गरीब जरूरतमंद लोगों को नौकरियां मिली हैं उनको क्यों रद्द कर रहे हैं भाई? उनकी क्या गलती है? उनको फिर ट्रायल दीजिए, कोई मौका दीजिए, कोई दूसरा तरीका सॉल्यूशन ढूंढिए। उनको लगे कि ये राज्य हमारे प्रति सहानुभूति रखता है। आप कुछ नहीं तो जितना समय उन्होंने काम किया है उसका वेटेज दीजिए, ठीक है, उनको कुछ तो देंगे। उनकी क्या गलती है? वो तो नौकरी समझ रहे थे और नौकरी के लिए खड़े हुए। ये सही है। देखिए, चाहे गलत बुनियाद हो या गलत तरीके से खड़ी की मीनार हो, दोनों का ही वजूद एक तरह से गलत अगर है, असत्य पर टिका हुआ है, तो उनको ढहाया जाना चाहिए। कम से कम 2016 से 2021-22 के बीच की जो गलत तरीके से की गई नियुक्तियों पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने अगर एक्शन लिया है, तो उनको पहले की नियुक्तियों पर भी, अगर उनकी कमेटी खुद मानती है कि वो भी गलत है, नियम सम्मत न्याय सम्मत नहीं थी, तो उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। नींव गलत है तो बुनियाद अगर गलत है तो मीनार भी अगर गलत है तो उसको भी ढहाया जाना चाहिए। लेकिन आज यहाँ जो हरीश रावत बैठे हैं, अंकिता, एक सेकंड कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात कह दूं। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो मरीज को मरने से पहले भी जो है उसको बचाने की तजवीज़ करेगा, उसका हर तरीके का ऑपरेशन करके, हर तरीके की दवा करके उसको बचाने की कोशिश करेगा। और आपके भाव से ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे डॉक्टर हैं कि जैसे ही जो है कोई रोग दिखाई दे तो मरीज को जो है ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि वो सोया रह जाए। तो मेरी और आपकी सोच में एक बुनियादी अंतर है। मैं वो अंतर जो है आपके व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से हरीश रावत जी आज यहाँ गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं, कड़ाके की ठंड के बीच बैठे, ये उनकी एक स्पिरिट है, पॉलिटिकल स्पिरिट उनकी रही है। पहाड़ के इश्यूज़ को लेकर के किस तरह वो सोचते हैं, उनका नज़रिया भी सामने आ रहा है। ये हर पहाड़ का, उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता है कि अंकिता बेटी के साथ जो हुआ है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए।